पिछले वीडियो के जरिए हमने जाना लेमार्कवाद की आलोचनाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे लेमार्कवाद की जो भी आलोचना हुई उसके पश्चात कुछ वैज्ञानिकों ने लेमार्कवाद की जो सिद्धांत थे उसमें परिवर्तन कर इसे नव लेमार्कवाद की संज्ञा दी, जिसे हम आज नव लेमार्कवाद के नाम से जानते हैं। नव लेमार्कवाद की संज्ञा देने वाले कई मानव वैज्ञानिक रहे हैं, जिनमें से हम कुछ की बात करेंगे आज, जैसे स्पेंसर, मैकडॉगल, कोप, समनर इत्यादि। इन्होंने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि उपार्जित लक्षणों की आनुवंशिकता हो सकती है। आइए हम इसी को विस्तार से जानें। पहले तो बात करते हैं समनर का प्रयोग। समनर ने चूहों पर प्रयोग किया। उन्होंने 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में चूहों को रखा और प्रजनन करवाया, और साथ ही नॉर्मल टेम्परेचर में भी रखा कुछ चूहों को। और उन्होंने पाया कि 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर जो चूहे उत्पन्न हुए उनके कान, पूंछ, शरीर इत्यादि विकसित थे, जबकि कम तापमान वाले चूहों के कान, पूंछ तथा शारीरिक अनुपात पहले चूहों की तुलना में कम छोटे तथा अविकसित थे। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि विकास हेतु भौगोलिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब हम बात करते हैं मैकडॉगल का प्रयोग। इन्होंने भी चूहों पर प्रयोग किया, लेकिन इन्होंने सफ़ेद चूहों को अपने प्रयोग के लिए चुना। इन्होंने चूहों को पानी के तालाब से गिरने के लिए विशेष पथ पे चलना सिखाया और इस प्रकार उन्हें प्रशिक्षित की गई, और कई पीढ़ियों तक यह सिलसिला चलता रहा। उन्होंने अपने इस परीक्षण के पश्चात यह जाना कि प्रत्येक पीढ़ी की संतान अपनी प्रति पीढ़ी से कम समय में अपने आप को तालाब से गिरने से बचाने के लिए सीख लिया। अब हम बात करें तो कैमर ने अपने प्रयोग में बताया कि उन्होंने प्रोटियस एजेनियस नामक उभयचर जंतु पर प्रयोग किया और बताया कि ये प्राणी गुफाओं और जल में निवास करती हैं, जहाँ बिल्कुल अंधेरा रहता है। जब इन प्राणियों को सूर्य के प्रकाश में लाया गया तो इनकी आँखें धीरे धीरे करके विकसित होने लगी। यह प्रक्रिया लगातार दोहराने पर उनकी आँखों में बदलाव आने लगा। साथ ही दूसरी पीढ़ी में भी यह बदलाव एक दूसरे को हस्तांतरित होने लगी। इस प्रक्रिया को बार बार करने पर उनकी यह विशेषता अगली पीढ़ी में भी हस्तांतरित होने लगी, साथ ही उनके आँख भी विकसित होने लगे। इस प्रकार उपार्जित लक्षणों की आनुवंशिकता सिद्ध होती है। इस प्रकार से हमने कुछ मानव वैज्ञानिकों के बारे में बात की, जिसके जरिए यह पता चलता है कि कुछ उपार्जित लक्षणों की आनुवंशिकता हो सकती। साथ ही इन प्रयोगों द्वारा उपार्जित लक्षणों की आनुवंशिकता सिद्ध होती है। साथ ही हम बोल सकते हैं कि जीन परिवर्तन दशाओं द्वारा जनन द्रव में परिवर्तन होता है। ऐसे उपार्जित लक्षण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। साथ ही जो उपार्जित लक्षण जनन द्रव को प्रभावित नहीं करते वे आनुवंशिक नहीं होते। इस तरह हम बोल सकते हैं कि नव लेमार्कवाद उपार्जित लक्षणों की आनुवंशिकता जनन द्रव में उत्पन्न हुए परिवर्तन द्वारा ही मानते हैं। आज हमने इस वीडियो के जरिए जाना कि नव लेमार्कवाद क्या है, इनमें किन किन मानव वैज्ञानिकों की भूमिका अहम रही है, साथ ही इनके प्रयोग किन किन जंतुओं पर हुई है और वह किस प्रकार परिवर्तन होकर उपार्जित लक्षणों की आनुवंशिकता सिद्ध करती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।